हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेसल कमेटी। आज हम बेसल कमेटी के बारे में जानेंगे कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या होता है। देन उसके बाद देखेंगे कि BIS क्या है, मीन्स बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या होता है। एंड आफ्टर दैट हम जानेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसल 1 क्या है, बेसल 2 क्या है एंड बेसल 3 क्या है। ये जो अलग अलग बेसल नॉर्म्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसल कमेटी क्या होती है, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या होते हैं एंड जो बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल अकॉर्ड्स हैं, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसल है क्या। बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। बेसल क्या है, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यानी कि बेसल क्या है, एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर जहां पर बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। देन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, 17 में 1930 को एस्टैब्लिश हुआ एंड इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बैंक है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना बैंक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके कुछ 2 रिप्रेजेंटिंग ऑफिसेज और अलग अलग जगहों पर भी हैं, हांगकांग में एंड द सेकंड इज मैक्सिको सिटी। ठीक है, तो बेसल क्या होता है, एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो 17 मई 1930 को एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, और ये क्या है, ये दुनिया का सबसे पुराना बैंक है, सबसे पुराना इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देन इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके 2 रिप्रेजेंटिंग ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, एक तो हांगकांग में और दूसरा मैक्सिको सिटी में। ठीक है, अब हमने बेसल के बारे में समझ लिया। देन बैंक फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेटलमेंट जो है उसके बारे में हमने कुछ आइडिया ले लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या होता है। बेसल कमेटी का क्या मतलब है। देखो, जो बेसल शहर है, बेसल शहर के अंदर 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। ठीक है, सेम वे से बेसल शहर के अंदर क्या है, जो 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो बेसल शहर के अंदर जो 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं, उन 10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो मिलकर एक कमेटी बिठाते हैं। ठीक है, मिलकर जो 10 सेंट्रल बैंक हैं उनके जो गवर्नर्स हैं वो सभी मिलकर एक कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं एंड दैट कमेटी इज नोन एज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। यानी कि जो अलग अलग बैंक्स हैं उनकी सुपरविजन के लिए ये कमेटी एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, इस कमेटी के अंदर उन 10 सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, किस चीज के रिगार्डिंग, बैंक्स की सुपरविजन से रिलेटेड उनके बीच में मीटिंग होती है और जिन 10 मेंबर्स के बीच में मीटिंग होती है उन 10 मेंबर्स की कमेटी को ही हम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बोलते हैं। अब ये जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, इसी कमेटी ने ही बेसल नॉर्म्स प्रोवाइड किए थे, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3, जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उन्होंने ही क्या दिया है, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। ठीक है, ये कमेटी क्या है, जो बेसल शहर है उसके अंदर 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो मिलकर एक कमेटी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 10 मेंबर्स की कमेटी होती है। ठीक है, और वो मीटिंग करते हैं, वो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर बैंक्स की सुपरविजन से रिलेटेड मीटिंग करते हैं। ठीक है, और जिन 10 मेंबर्स की कमेटी एस्टैब्लिश की जाती है उस कमेटी को ही बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बोलते हैं। ठीक है, बैंक्स की सुपरविजन से रिलेटेड मीटिंग होती है इन 10 मेंबर्स के बीच में, इस कमेटी के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो बैंक्स की सुपरविजन के लिए ही इस कमेटी ने अलग अलग बेसल नॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब ये जो बेसल कमेटी है वो कब फॉर्म्ड हुई थी, 1974 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इनके जो ईयर हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
देन इस कमेटी का इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एज द नेम सजेस्ट, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी कि बैंक्स की सुपरविजन के लिए, बैंक्स पर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ही ये कमेटी बनाई जाती है। द पर्पस ऑफ द कमेटी इज टू एंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ताकि अब ये कमेटी जो है वो मीटिंग करती है, सभी बैंक्स की सुपरविजन, सभी बैंक्स को सुपरवाइज करने के लिए कमेटी बिठाई जाती है, उस कमेटी के अंदर मीटिंग होती है, ठीक है। तो यानी कि इस कमेटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कमेटी की मीटिंग क्यों एस्टैब्लिश की जाती है? मीटिंग ऑर्गेनाइज इसी वजह से की जाती है ताकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इतनी कैपिटल हो कि वो अपने सभी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, इजीली रिकवर कर सकें। समझ में आया? तो ये जो कमेटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस कमेटी के अंदर जो मीटिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए कि वो अपने सारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, इजीली रिकवर कर सकें, ठीक है। देन अब इसके लिए आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो क्या बताती है आपको? ये रेशो आपको बताती है, देखो जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उन कमेटी का आपने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि इतनी बैंक्स के पास कैपिटल होनी चाहिए, मतलब हम कुछ ऐसा नॉर्म बनाएं, ऐसा रूल बनाएं कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी कैपिटल हो कि वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने क्या दिया? CAR और CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, ठीक है। ये रेशो प्रोवाइड करी और बेसल कमेटी ने क्या गाइडलाइन दी मीटिंग में, जो उनके बीच में डिसाइड हुआ उसमें क्या गाइडलाइन दी गई कि हर बैंक को मिनिमम 8% CAR मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। बट RBI क्या करता है? 1% एक्स्ट्रा CAR मेंटेन करता है, ठीक है। RBI के द्वारा 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन की जाती है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती हैं? ये सब हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी हो जाए, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो हम एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो क्या होती है? जो कैपिटल है बैंक की, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ये ही तो होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, ठीक है। यानी कि ये जो रेशो है ये क्या बताती है कि बैंक ने जितने भी टोटल अमाउंट का लोन दिया है उसमें से जितने भी रिस्क वेटेड एसेट हैं, उसमें से जितने भी रिस्क वेटेड एसेट हैं उसका 8% बैंक्स के पास कैपिटल होनी चाहिए अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब रिस्क वेटेड देखो, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। टीयर 1 कैपिटल क्या होती है? जैसे कि शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, बैंक के प्रॉफिट्स हैं, ये सब टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होते हैं, ठीक है। टीयर 2 कैपिटल जो बैंक ने अपनी जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो अमाउंट रखा होता है, ठीक है, और भी कुछ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होते हैं। देन अब आता है रिस्क वेटेड एसेट क्या होती है। देखो बैंक्स के लिए एसेट क्या है? बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया, दिस लोन इज कंसीडर्ड एज एसेट फॉर द बैंक, ठीक है। बैंक ने आउटसाइड पार्टी को जितने भी अमाउंट का लोन दिया, वो लोन क्या है? बैंक के लिए एसेट है, ठीक है। लोन का अमाउंट जो है वो बैंक के लिए एसेट है। बैंक ने जो डिपॉजिट लिए वो बैंक की लायबिलिटी है, बट बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया कस्टमर को, दैट इज कंसीडर्ड एज एसेट फॉर द बैंक। अब रिस्क वेटेड एसेट क्या कहती है कि पहली चीज एसेट क्या होती है? लोन। मानकर चलो कि बैंक ने लोन दिया 300 करोड़ का, बैंक ने लोन दिया, ठीक है। मानकर चलो बैंक ने 300 करोड़ का कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है। अब उस 300 करोड़ के लोन में से, यानी कि 300 करोड़ की बैंक की एसेट हो गई, अब इसमें से
60 करोड़ का जो लोन है उस लोन के रिकवर ना होने के चांसेस हैं, यानी कि वो 60 करोड़ का लोन जो है, 60 करोड़ की असेट जो है उनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। 300 करोड़ का बैंक ने लोन दिया, यानी कि बैंक की 300 करोड़ की असेट है, उसमें से बैंक जो 60 करोड़ का लोन बैंक ने दिया हुआ है, इस 300 करोड़ में से 60 करोड़ का जो लोन बैंक ने दिया हुआ है, यानी कि 60 करोड़ की जो बैंक की असेट है वो ऐसी असेट है जिनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, यानी कि ये लोन का अमाउंट रिकवर ना होने के चांसेस हैं, यानी कि इस अमाउंट के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, यानी कि बैंक को ऐसा लगता है कि ये 60 करोड़ बैंक को वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस 60 करोड़ के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, सो दीज 60 करोड़ विल बी कंसीडर्ड एज रिस्क वेटेड असेट फॉर द बैंक। बैंक के टोटल असेट में से ऐसी असेट जिनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, ऐसा लोन का अमाउंट जो रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटीज हैं, उन्हें हम बैंक की रिस्क वेटेड असेट बोलते हैं। अब बात आती है हमारे टॉपिक की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने क्या कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होती है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितनी होनी चाहिए? 8% ऑफ रिस्क वेटेड असेट, लेकिन आरबीआई कितनी मेंटेन करता है? 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। यानी कि ये जो 600 करोड़ का लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, उस 600 करोड़ के लॉस को 60 करोड़ के लॉस को रिकवर करने के लिए 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट, यानी कि 5.4 करोड़ का बैंक के पास क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। 5.4 करोड़ की सफिशिएंट कैपिटल बैंक के पास हो टू एब्जॉर्ब लॉस ड्यू टू दीज रिस्क वेटेड असेट्स। ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के एस्टैब्लिश होने का, उस कमेटी के एस्टैब्लिश होने का यही तो ऑब्जेक्टिव है कि बैंक्स को ऐसी गाइडलाइन देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसी गाइडलाइन देना जिससे कि वो अपनी इतनी कैपिटल अपने पास मेंटेन रख सकें ताकि वो सारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को इजीली रिकवर कर सकें। तो उसी गाइडलाइन में एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो की भी एक गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन क्या बताती है कि हर बैंक को अपने पास 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट होना चाहिए। हर बैंक के पास रिस्क वेटेड असेट का एटलीस्ट 9% अमाउंट होना चाहिए अलग से, यानी कि नॉर्मल कैपिटल के अलावा अलग से होना चाहिए 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट का अमाउंट, जिससे कि बैंक अपने सारे के सारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकवर कर सके। अब रिस्क वेटेड असेट क्या होती हैं हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड हमने कुछ ब्रीफ ओवरव्यू भी ले लिया कि बैंक जितने भी अमाउंट का लोन देता है उसमें से वो सारा का सारा लोन का अमाउंट तो बैंक की असेट है। अब उसमें से जितने अमाउंट ऑफ लोन के रिकवर ना होने के चांसेस हैं, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ लोन में रिस्क जुड़ा हुआ है, वो बैंक की रिस्क वेटेड असेट कहलाएंगी। 60 करोड़ का लोन ऐसा है जो शायद रिकवर ना हो पाए। ठीक है, तो 60 करोड़ का जो लोन है, यानी कि 60 करोड़ की जो असेट हैं उनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है ना, तो वो बैंक की रिस्क वेटेड असेट होगी। अब जो CAR की गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं कि रिस्क वेटेड एसेट का एटलीस्ट 9% तो बैंक के पास बफर कैपिटल की फॉर्म में होना चाहिए, जिससे बैंक्स अपने इस लॉस को, रिस्क वेटेड एसेट की वजह से जो बैंक्स को लॉस होने के चांसेस है, उस लॉस को रिकवर कर सके। यानी कि 60 करोड़ की अगर रिस्क वेटेड एसेट है तो उसका एटलीस्ट 9% यानी कि 5.4 करोड़ का अमाउंट जो है वो बैंक के पास बफर कैपिटल की फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि बैंक जो है वो अपने सारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकवर कर सके। समझ में आया? आई होप आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो एंड रिस्क वेटेड असेट्स, उनके बारे में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, देन आता है, अब हमने जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उसने जो बैंक्स की सुपरविजन के लिए बैंक्स के मींस बैंक के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, उन्होंने क्या गाइडलाइन दी कि बैंक के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकें। उसके लिए फर्स्ट गाइडलाइन तो दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और कुछ फर्दर गाइडलाइंस दी बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 नॉर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, अब बेसल 1 क्या है, बेसल 2 क्या है, बेसल 3 क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसल 1 क्या है? देखो, ये जितने भी बेसल नॉर्म्स हैं, पहली चीज कि ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने ही दिए हैं। ठीक है, अब ये कब कब दिए गए हैं
कब कब इंडिया में अप्लाई हुए हैं ये आपने ध्यान से समझना है, और ये किन किन चीजों से रिलेट करते हैं। देखो, जो बेसल 1 है उसे हम बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी बोलते हैं, बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी बोला जाता है, बेसल कैपिटल अकॉर्ड। और ये जो बेसल 1 है, बेसल 1 नॉर्म्स जो है वो डील करते हैं, ये रिलेट करते हैं क्रेडिट रिस्क से। किस चीज से रिलेट करते हैं? ये क्रेडिट रिस्क से रिलेट करते हैं। देखिए, बेसल 1 जो है इट फोकस एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि बैंक ने लोगों को उधार दिया, ठीक है, बैंक ने लोगों को क्रेडिट पर अमाउंट दे दिया, लोन दे दिया, और वो अमाउंट ऑफ लोन जो बैंक को रिकवर ना होने के चांसेस हैं, वो बैंक के अब उस अमाउंट ऑफ लोन की वजह से बैंक को रिस्क यानी कि बैंक को लॉस के चांसेस हैं ना। अगर बैंक ने, अभी हमने डिस्कस किया कि 300 करोड़ का लोन दिया, उसमें से 60 करोड़ का लोन रिकवर ना होने के चांसेस हैं, तो 60 करोड़ का लॉस होने के बैंक को चांसेस है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस, रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस। अब वो चांसेस ऑफ लॉस जो कि उधार देने की वजह से अराइज हो रहे हैं, उसे हम क्रेडिट रिस्क बोलेंगे। बैंक ने जो लोन का अमाउंट उधार पर दिया हुआ है, वो लोन का अमाउंट शायद रिकवर ना हो सारा का सारा, ठीक है, तो जिसकी वजह से बैंक को लॉस के चांसेस हैं, इसे ही हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो बेसल 1 जो है वो क्रेडिट रिस्क से डील करता है, क्रेडिट रिस्क से रिलेट करता है बैंक्स के। क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फेलियर टू रीपे अ लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर किसी पर्सन ने बैंक से उधार लिया कुछ अमाउंट, ठीक है, यानी कि कोई बोरोवर है, उसने बैंक से उधार लिया लेकिन अब वो रीपे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बैंक को लार्ज अमाउंट का लॉस हो रहा है, तो उसे बैंक का क्रेडिट रिस्क बोलेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अभी लॉस हुआ नहीं है, चांसेस ऑफ लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज कंसीडर्ड एज रिस्क। तो अगर बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया और बैंक को ये लग रहा है कि शायद ये लोन का अमाउंट मुझे सारा का सारा रिकवर नहीं होगा, यानी कि बैंक को ये लग रहा है कि लॉस की पॉसिबिलिटी है, लॉस के चांसेस हैं, तो उसे हम बैंक का क्रेडिट रिस्क बोलेंगे। सो क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस which is resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligation, यानी कि बोरोवर अगर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को रीपे नहीं करता है, जिसकी वजह से बैंक को लॉस की पॉसिबिलिटीज हैं, उसे क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। अब 1988 में, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेसल 1 जो है वो क्रेडिट रिस्क से रिलेट तो करता है, लेकिन बेसल 1 जो है वो कब आया? 1988 में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यही कमेटी ही तो है जो कि बैंक्स की सुपरविजन के लिए ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 1988 में कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, विच इज कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज बेसल 1। ये कब दिया बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने? 1988 में। बेसल 1 को हम बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी बोलते हैं और कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं एंड बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बेसल 1 के अंदर, क्योंकि बेसल 1 जो है वो क्रेडिट रिस्क से रिलेट करता है ना, कि बैंक को उधार देने की वजह से जो लॉस के चांसेस इन्वॉल्व होते हैं उसे क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, उससे बेसल 1 डील करता है। लेकिन अब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने उसी रिस्क से बचने के लिए ही बेसल 1 दिए हैं, जिसके अंदर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या कहती है कि हर बैंक को अपने रिस्क वेटेड एसेट का एटलीस्ट 8% अपने पास बफर कैपिटल की फॉर्म में मेंटेन करना है, ताकि हर बैंक अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को इजीली अब्सॉर्ब कर सके। अब इंडिया देखो, ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बेसल 1 कब दिया? 1988 में। और इंडिया में बेसल गाइडलाइंस को कब अडॉप्ट किया गया? 1999 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसल 1 के बारे में आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। बेसल 1 क्या है, किससे रिलेट करता है? बैंक्स के क्रेडिट रिस्क से, ठीक है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है ये आप समझ चुके हो। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या कहती है? क्योंकि बैंक को क्रेडिट रिस्क है, इसी वजह से 1988 में इस कमेटी ने बेसल 1 गाइडलाइंस दी, जिसे हम बेसल कैपिटल अकॉर्ड एंड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि क्या कहती है, ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? ये जो गाइडलाइंस हैं जो बेसल कमेटी ने दी हैं,
वो क्या कहती हैं कि बैंक को अपने रिस्क वेटेड एसेट का एटलीस्ट 8% बफर कैपिटल की फॉर्म में मेंटेन करना चाहिए, ताकि क्रेडिट रिस्क की वजह से जो बैंक्स को अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने के चांसेस हैं, उन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को बैंक इजीली एब्जॉर्ब कर सके। 1988 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और 1999 में इसे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया, अडॉप्ट कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर दैट द सेकेंड टाइप ऑफ बेसल इज सेकेंड टाइप ऑफ गाइडलाइन which is given by Basel Committee on Banking Supervision, that is Basel II norms। ठीक है, Basel II guidelines क्या बताती हैं? अब ये किससे रिलेट करती हैं? जो Basel I था वो क्रेडिट रिस्क से रिलेट करता है, और क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए बैंक्स को 8% रिस्क वेटेड एसेट का 8% बफर कैपिटल मेंटेन करनी है। Basel II जो है वो किससे डील करता है? ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इन 3 टाइप के रिस्क से डील करता है। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है? ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, इन 3 टाइप ऑफ रिस्क से डील करती है बेसल II गाइडलाइंस। ठीक है, तो देखिए, यानी कि बेसल II गाइडलाइंस के अंदर जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बेसल II के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ताकि बैंक्स जो हैं वो इन सभी रिस्क से की वजह से जो बैंक को लॉस होने के चांसेस हैं उनको बैंक्स एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आया? तो बेसल II जो है उसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो किससे रिलेटेड दी गई हैं? इन सभी रिस्क से बचने के लिए, इन सभी रिस्क की वजह से जो लॉस के चांसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए ही बेसल II के अंदर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, तो देखिए, इन 2004 बेसल II गाइडलाइंस वर पब्लिश्ड बाय BCBS। BCBS ने, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बेसल II गाइडलाइंस कब दी हैं? 2004 में, विच वर कंसीडर्ड टू बी द रिफाइंड एंड रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ बेसल I अकोर्ड। जो बेसल I अभी हमने पढ़ा है उसका रिफॉर्म्ड एंड रिफाइंड वर्जन है बेसल II। अब बेसल II क्या कहता है कि बैंक्स को मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है वो 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, बट RBI कितना मेंटेन करता है? 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, यानी कि RBI के द्वारा जो CAR है वो 9% मेंटेन की जाती है। इसमें भी यही बताया गया है कि ये सभी रिस्क से बचने के लिए BCBS ने इन सभी रिस्क से बचने के लिए बेसल II के अंदर बैंक्स को यही गाइडलाइन दी है कि बैंक्स को 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट और RBI के द्वारा 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की फॉर्म में मेंटेन की जानी चाहिए। देन बेसल II गाइडलाइंस कब आई हैं? 1999 में। इन्हें अप्लाई किया गया है 2006 में, बट इंडिया में ये कब अप्लाई हुए हैं? 2009 में। ठीक है, इंडिया में ये कब अप्लाई हुए हैं? 2009 में। देखिए, सॉरी, यहां पर 1999 की जगह है 2004। 2004 में दिया है ना BCBS ने बेसल II गाइडलाइन, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुए? 2004 में, अप्लाई हुए 2006 में, एंड इंडिया में अप्लाई किए गए 2009 में। ठीक है, अब ये जो बेसल II है, मैंने आपको अभी बताया है कि बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल 3 टाइप ऑफ रिस्क, कि बेसल II के अंदर ये 3 टाइप के रिस्क से बचने के लिए बेसल कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन से रिस्क से डील करता है बेसल II? ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मीन्स बैंक को ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर एम्प्लॉय कोई, बैंक का कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर जाए, ठीक है, तो बैंक को लॉस के चांसेस हैं, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क फॉर बैंक। मार्केट रिस्क का मतलब कि जैसे अब कोरोना वायरस की सिचुएशन है, तो क्या होगा, बैंक से ना तो कोई अमाउंट विड्रॉ करेगा, सब लोग अपने अपने घर में हैं, कोई कुछ परचेज नहीं कर रहा, सेल नहीं कर रहा, तो ना तो बैंक से कोई पर्सन अमाउंट विड्रॉ कराएगा ना ही डिपॉजिट कराएगा, जिसकी वजह से बैंक आगे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मार्केट की कुछ सिचुएशन की वजह से जब बैंक्स को लॉस के चांसेस होते हैं, दैट इज मार्केट रिस्क फॉर बैंक। एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वही है कि अगर बैंक ने किसी पर्सन को उधार दिया और वो पर्सन रीपे करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उसके रीपे ना करने की वजह से बैंक को जो लॉस के चांसेस हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क फॉर द बैंक। तो इन 3 टाइप के लॉस के चांसेस से, इन 3 टाइप के रिस्क से बेसल II जो है वो डील करता है। ठीक है, अब बेसल II के कुछ 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स बताए गए हैं बेसल II के। ठीक है, बेसल II गाइडलाइंस के अंदर 3 पिलर्स आपको बताए गए हैं। अब वो 3 पिलर्स क्या हैं?
फर्स्ट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, and the third is market discipline. ये 3 पिलर्स होते हैं बेसल 2 के अंदर। इन 3 पिलर्स के थ्रू ही बेसल 2 गाइडलाइंस जो हैं वो इन 3 टाइप के रिस्क जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उन 3 टाइप के रिस्क से बचने के लिए ये 3 टाइप की गाइडलाइंस बेसल 2 के अंदर दी गई हैं। फर्स्ट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पिलर क्या कहता है कि हर बैंक को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन, यानी कि हर बैंक को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की कंडीशन फुलफिल करनी है कि हर बैंक को अपने पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की फॉर्म में 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, उन्हें सफिशिएंट कैपिटल यानी कि बफर कैपिटल मेंटेन करनी है ताकि बैंक जो है वो अपने सभी अनएक्सपेक्टेड लॉस को एब्जॉर्ब कर सके। और आरबीआई के द्वारा CAR कितनी मेंटेन की जाती है? 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। अब आरबीआई के द्वारा 9% क्यों मेंटेन की जाती है और अदर बैंक्स 8% ही क्यों मेंटेन करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसल 2 के अंदर, क्योंकि बेसल 2 गाइडलाइंस जो हैं वो 3 टाइप के रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं इन 3 पिलर्स के थ्रू। इसीलिए फर्स्ट गाइडलाइन क्या कहती है कि उन 3 टाइप के रिस्क से बचने के लिए बैंक के पास पहली चीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए बैंक्स की। सेकंड इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, यानी कि आरबीआई जो है वो सभी बैंक्स को चेक करे, सुपरवाइज करे कि क्या वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो सभी बैंक्स फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर बैंक्स ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल कहां से होगी? बफर कैपिटल ही नहीं होगी बैंक के पास, तो बैंक जो हैं वो अलग अलग टाइप के रिस्क से कैसे बच पाएंगे। ठीक है, यानी कि बैंक जो है वो अलग अलग टाइप के रिस्क की वजह से होने वाले जो लॉसेज हैं उन्हें कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे अगर बैंक जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे तो। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इनसे कैसे बच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ताकि बैंक्स जो हैं वो इन सभी लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकें, इसीलिए फर्स्ट गाइडलाइन दी गई है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। सेकंड टाइप ऑफ गाइडलाइन इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की आरबीआई को टाइमली चेक करते रहना चाहिए कि सभी बैंक्स के द्वारा जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है, और अगर नहीं की जाएगी तो आरबीआई उन पर पेनल्टी लगाएगा। एंड द थर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उन्हें अपनी हर टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो किसको डिस्क्लोज करनी है? आरबीआई को। ऑल बैंक्स हैव टू डिस्क्लोज एवरी इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, कि सभी बैंक्स को आरबीआई को सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी आरबीआई से नहीं छुपाना है। ठीक है, तो मार्केट, ताकि मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ठीक है, तो थर्ड टाइप की गाइडलाइन इज मार्केट डिसिप्लिन, कि हर बैंक को अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि कितना डिपॉजिट आया, कितने रिस्क वेटेड एसेट हैं, कितने अमाउंट का लोन दिया, ठीक है, कितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है लोन पर, कितना इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड कर रहा है, इस टाइप की एवरी इंफॉर्मेशन हैव टू डिस्क्लोज्ड बाय ईच बैंक टू आरबीआई। ठीक है, ये आपको आई होप गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी बेसल 2 की। बेसल 2 जो है वो 3 टाइप के रिस्क से डील करता है और उन 3 टाइप ऑफ रिस्क की वजह से बैंक्स को जो लॉस के चांसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए ये 3 टाइप की गाइडलाइंस बैंक को प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड इज बेसल 3। अब बेसल 3 नॉर्म्स क्या है? बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर क्या बताया गया है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बेसल 1 बेसल 2 में बताई गई है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% और आरबीआई के द्वारा 9% मेंटेन की जानी चाहिए। 8% और 9% किसका? रिस्क वेटेड एसेट का। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। बट बेसल 3 गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड करती है, क्या बताती हैं? ये कहती हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 10% से 14, पहले देखो 8% थी, फिर आरबीआई ने 9% ली। ठीक है,
देन वो क्या कह रहा है कि 10% से 14% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए, यानी कि 10% ऑफ रिस्क वेटेड असेट से लेकर 14% ऑफ रिस्क वेटेड असेट तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बैंक्स के पास होनी चाहिए, ताकि बैंक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट हो अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकवर करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल हो और बैंक्स की वाइंडिंग अप की सिचुएशन कभी भी ना आए। समझ में आया? तो देखिए बेसल 3 जो है वो 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। 2010 में BCBS ने बेसल 3 गाइडलाइंस रिलीज करी। ये गाइडलाइंस जो हैं वो क्या बताती हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14%, ठीक है। 10 से 14% तक होनी चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। अब ज्यादा करने का क्या पर्पज है? ताकि बैंक्स के पास ज्यादा अमाउंट हो अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये जो बेसल 3 गाइडलाइंस में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीज करने के बारे में क्यों बोला गया है? क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उन फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में ही ये बेसल 3 गाइडलाइंस दी गई, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आ गए थे। इसी वजह से उसी चीज के रिस्पॉन्स में ही सभी बैंक्स को गाइडलाइंस दे दी गई कि अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाओ ताकि तुम्हारे पास सफिशिएंट कैपिटल हो, ताकि कोई भी लॉसेज हो तो आप इजीली एब्जॉर्ब कर सको, ठीक है। देन अब बेसल 3 गाइडलाइंस जो है वो अप्लाई कब की गई? इंट्रोड्यूस हुई 2010 में, अप्लाई की गई 2013 में एंड इंडिया में अप्लाई हुई हैं 31 मार्च 2019 में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो बेसल 3, बेसल 2, बेसल 1 जितने भी हमने गाइडलाइंस डिस्कस करी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, देन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, देन बेसल क्या है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस करी हैं और ये सभी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन and all the Basel guidelines, Basel 1, Basel 2 and Basel 3. Thank you so much.